हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। आ चुके हैं आपके साथ अगले अंक के लिए। तो आज हम भारतीय कला की जो स्टार्टिंग है कि कैसे भारतीय कला स्टार्ट हुई या भारतीय कला इतिहास को हम कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आज हम उसी कला के बारे में सबसे पहले हम भारतीय कला का वर्गीकरण करेंगे। उसके पश्चात में हम भारतीय प्रागैतिहासिक काल जो रहा है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिएगा क्या श्रेष्ठ रहता है। सबसे पहले हम क्या बांटेंगे, भारतीय कला इतिहास। कि अगर हम भारतीय इतिहास बांटें, अगर हम कला इतिहास भी ना लिखें, भारतीय इतिहास को अगर हम बांटें तो भारतीय इतिहास को हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े इतिहास को प्रारंभ से लेकर अंत तक हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इतिहास को बांटना पड़ेगा। तो उस इतिहास को हम कितने पार्टों में बांटेंगे, तो सबसे पहले इसको हमने बांट लिया 3 पार्टों में। सबसे पहले हमने बांट लिया 3 पार्टों में। सबसे पहले हमने लिख दिया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल फर्स्ट पे आ गया। नंबर 2 पे आ गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 पे आ गया आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, नंबर 3 पे आ गया ऐतिहासिक काल। तो पूरा जो भारतीय इतिहास रहा है इसको हमने 3 पार्टों में बांट लिया। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, तो नंबर 1 पे आपका हो गया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और नंबर 2 पे आपका हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 हो गया ऐतिहासिक काल। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी जो शब्द का जो अर्थ होता है, अगर आपको वो अर्थ नहीं पता है तो आप उस चीज को पढ़ तो लेंगे, रट लेंगे, लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रागैतिहासिक क्या होता है, प्रागैतिहासिक शब्द कहाँ से आया। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति का, कोई अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, कि पहले से तो नहीं पता कि इसका नाम ये था, नाम कुछ ना कुछ तो रखेंगे। तो इन शब्दों के भी नाम आए हुए हैं, कि ऐसे कोई नहीं आ गया कि हाँ इसको हमने कह दिया प्रागैतिहासिक कह दिया, या हमने इसको सिंधु कह दिया, या इसको हमने वैदिक कह दिया। उसकी विशेषता के आधार पर जो वहां पे पाया जाता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये काल होते क्या है, पहले होते क्या है, उसके बाद ये आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, जैसे आपका लिखा हुआ है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसका कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाण। जैसे कोई मूर्ति पाई गई, कोई अस्थियां पाई गई हैं, कोई चित्र पाया गया है, तो वो पाया गया, साक्ष्य पाया गया, इसी के आधार पर उसको वर्णन कर दिया गया। तो क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक, मतलब ऐतिहास से पहले का। प्राग ऐतिहासिक, अगर इसी को हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक यानी इतिहास के पहले का जो है प्राग ऐतिहासिक है। यानी कि जिस काल की कोई लिखित विवेचना प्राप्त ना हो, सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर उसका वर्णन किया जाए, वो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो क्या होता है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, प्राप्त नहीं, सीधे आप लिख सकते हैं क्या नहीं प्राप्त हुआ है, तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर वर्णन, साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर वर्णन, साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर वर्णन, आधार पर वर्णन। तो ये क्या होता है, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, तो आद्य ऐतिहासिक वह काल होता है जिसमें लिखित विवेचना तो प्राप्त है, मानी कि चीजें आपकी रिटर्न में प्राप्त है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं गया। जैसे हम बात करें कि भारत का कौन सा ऐसा काल है जो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है, तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आज तक नहीं पढ़ा गया, क्योंकि उसकी लिपि चित्रात्मक है, उसको समझा तो जा सकता है चित्रों की सहायता से, लेकिन उसके शब्द आज तक नहीं पढ़े गए हैं। जो पिक्टोग्राफी रही है जिसके अंतर्गत 396 चित्र मिले हुए हैं, चिन्ह मिले हुए हैं, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, लिखित साक्ष्य प्राप्त, लिखित साक्ष्य प्राप्त, ये प्राप्त हुए हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पढ़ा नहीं जा सका, नहीं जा सका। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, क्या उदाहरण के तौर पे आएगा, अगर हम उदाहरण कहें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि भारत में आद्य ऐतिहासिक क्या है, तो सिंधु सभ्यता जो है भारत में आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो 2 हो गए आपके, एक तो लिखित साक्ष्य ही नहीं प्राप्त है, सिर्फ साक्ष्य एवं प्रमाण आए तो प्रागैतिहासिक होगा। एक में साक्ष्य एवं प्रमाण तो मिले हैं और लिखित भी प्राप्त हुई हैं चीजें, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ने में असमर्थ रहे हैं व्यक्ति। उसके पश्चात हम आ जाते हैं ऐतिहासिक में। तो ऐतिहासिक क्या होगा, अब यहाँ पे चीजें प्राप्त भी होंगी और पढ़ा भी जाएगा। तो भारतीय कला इतिहास में कहाँ से हम ऐतिहासिक काल की स्टार्टिंग मानेंगे, तो हम वैदिक काल को पढ़ते हैं। क्या होता है, वेद आपके लिखे गए हैं, वेद सबसे प्राचीन तो वेद ही तो रहे, रचनाएं तो वेद लिखे भी गए हैं, और आज भी हम वेदों को पढ़ते हैं, उनको पढ़ा जा सका। तो क्या होता है, लिखित प्राप्त और पढ़ा भी जा सका, लिखित प्राप्त
और पढ़ा भी गया, और पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया। तो विस्तृत जानकारी इतिहास की जो है वो ऐतिहासिक काल से, यानी कि लिखित इतिहास जो आपका बहुत महत्वपूर्ण रहता है वो ऐतिहासिक काल से रहेगा। अब हमने पूरे भारतीय इतिहास की बात कर ली, भारतीय कला इतिहास कहें चाहे भारतीय इतिहास कहें, हमने 3 पार्टों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये तीनों काल भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, उसके बाद सभ्यताओं में आते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं, तो वैदिक काल से ऐतिहासिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम किस में आएंगे, तो सबसे पहले हम पहला काल जो आपका रहा है प्रागैतिहासिक काल में आएंगे, क्योंकि आपका आधार जो था क्या कहाँ से आया वो हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा काल क्या होता है। तो सबसे पहला काल जो हमारा है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले आप प्रागैतिहासिक काल की हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में क्या होता है आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है वो पहले ही जान चुके हैं। अब प्रागैतिहासिक शब्द भी देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा, तो वो शब्द किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये सारी चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके हेडिंग डाल लीजिएगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक कालीन कला या प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसको प्री हिस्टोरिक भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक एज लिख सकते हैं। ठीक, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। अब ये क्या होता है आपको पहले ही बताया गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या होता है इसकी बात नहीं करेंगे। ये शब्द कहाँ से आया, कि सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक शब्द है ये ऐसा तो है नहीं कि अपने आप शब्द उत्पन्न हो गया, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने प्रागैतिहासिक शब्द यूज किया है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे राजस्थानी शैली हम बात करते हैं, तो राजस्थानी में राजस्थानी शब्द दिया गया है ना, अपभ्रंश में अपभ्रंश शब्द दिया गया है, तो उसी प्रकार से प्रागैतिहासिक में भी प्रागैतिहासिक शब्द दिया गया है। तो ये कब दिया गया, हम इसकी बात करते हैं, तो लिखिएगा इसके अंतर्गत लिखिएगा सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। अगर हम प्रागैतिहासिक शब्द देखें, प्रागैतिहासिक शब्द, ये प्रागैतिहासिक कहें या हम प्री हिस्टोरिक इसी को कहें, प्री हिस्टोरिक। अब ये शब्द कब आया और किसने दिया, तो ये जो शब्द आया ये शब्द ही है कि ये शब्द जो है कहाँ से प्रयोग हुआ। तो ये कि 1851 में एक डेनियल विल्सन थे, 1851 में एक डेनियल विल्सन थे, लेखक रहे, काफी महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता लेखक के रूप में आते हैं। एक डेनियल विल्सन थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी, तो पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1851 में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक, ये आ गया प्री हिस्टोरिक शब्द यहीं पे। तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो डेनियल विल्सन की पुस्तक जो रही है 1851 में, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक ऑफ एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस पुस्तक में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम या कब प्रयोग हुआ, तो 1851 में प्रयोग हुआ, किसने किया, तो डेनियल विल्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब क्या आता है कि अब हमने प्रागैतिहासिक शब्द तो आ गया, और प्रागैतिहासिक शब्द क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, इसकी भी हमने जानकारी ले ली। अब आप क्या आएगा कि प्रागैतिहासिक का वर्गीकरण कितने पार्टों में किया गया, कि अगर प्रागैतिहासिक को भी तो एक काल में हम नहीं बांट सकते हैं, तो उसको बांटेंगे कितने पार्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्टों में बांटा गया है या किसने बांटा है। वहां पे भी एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बांटा है, तो उनका भी नाम लिख लीजिएगा। तो क्या आया, एक लुबाक महोदय थे, डॉक्टर लुबाक महोदय थे। इन्होंने क्या किया, 1863 में पूरे प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने 3 पार्टों में बांट दिया। पूरा प्रागैतिहासिक काल जो था उसको 3 पार्टों में बांट दिया, जैसे पूरा पाषाण काल हम कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। तो इन्होंने पूरे प्रागैतिहासिक को 1863 में 3 पार्टों में बांट दिया। सबसे पहले कौन सा पार्ट रखा, तो सबसे पहले आया आपका पूरा पाषाण काल, नंबर 2 पे आया आपका मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 आपका कौन सा आया, तो नंबर 3 पे आया आपका नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या आता है, पेलियोलिथिक एज, या इसी को हम लिखते हैं मेगालिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, मेगालिथिक एज। ठीक है,
और इसको मध्य पाषाण काल को लिखा जाता है मेसोलिथिक। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मेसोलिथिक, और इसको हम कहते हैं नियोलिथिक। इसके पश्चात एक आता है आपका चालकोलिथिक, जिसको हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक, तो चालकोलिथिक में आ जाता है, तो नियोलिथिक एज। लेकिन मुख्य तीन ही है कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसको हमने क्या कह दिया कि पुरापाषाण काल को हमने कह दिया पेलियोलिथिक या मेगालिथिक एज, मध्य पाषाण काल को हमने कह दिया मेसोलिथिक एज, नवपाषाण काल को हमने कह दिया नियोलिथिक एज। अब अनेक विद्वान हैं तो इनका समय निर्धारण जो होता है, क्योंकि बिना समय के आप इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो अनेक विद्वानों के अनुसार अनेक समय रहे कि किसी की स्टार्टिंग 50,000 से मान ली, क्योंकि प्रागैतिहासिक से पहले कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक का समय हम 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से, 50,000 ईसा पूर्व से भी कह सकते हैं, 30,000 ईसा पूर्व से कह सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन अंत आपका वही होगा जो होता है, जहां से स्टार्टिंग लिखी जानकारी हो आपका वही रहेगा। तो हमने क्या मान लिया कि हमने पूरा पाषाण काल का समय मान लिया। हमने क्या बताया, यहाँ पे भ्रम रहेगा समय में, क्योंकि अनेक विद्वानों के अनुसार अनेक अनेक समय रहते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मेन ये है कि आपका जो समय उससे पहले था नहीं, तो चाहे 5 लाख से शुरू करें चाहे 50 लाख से शुरू करें। हमने शुरू किया 50,000 से, 50,000 ईसा पूर्व से जो अंत हमने माना है वो हमने मान लिया 25,000 ईसा पूर्व, 25,000 ईसा पूर्व। कुछ विद्वान इसका समय जो मानते हैं वो 30,000 से भी मानते हैं कि 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार ये है, कुछ विद्वानों के अनुसार ये है, दोनों का अंत क्या आ रहा है 25,000 ईसा पूर्व। तो पूरा पाषाण काल का समय क्या हो गया कि 30,000 से 25,000 या 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय क्या होगा, तो इसका समय होगा 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अब आपका बचा नवपाषाण काल। तो जितनी भी खोजें या जो भी चीजें हुई थी आपकी नवपाषाण काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल को हम इसका समय क्या रख सकते हैं, तो एक समय यहां से अगर इसका अंत हुआ तो वहीं से हमें मिल जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से। लेकिन कहां तक रखेंगे, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि बस यही है कि जब प्रागैतिहासिक, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब प्रागैतिहासिक काल समाप्त होगा तो क्या आएगा, तब सभ्यताएं आएंगी। जब प्रागैतिहासिक काल समाप्त होगा तभी तो सभ्यताओं की जब जैसे क्या होता है कि 10 चीजें एक साथ हैं, 2 चीजें हैं, अगर एक सरकार जा रही तो दूसरी सरकार तभी तो आएगी। तो यही चीज यहाँ पे भी, जब एक पार्ट जाएगा तो इसका मतलब दूसरा पार्ट आ चुका था। तो हमें बस इतना देखना है कि भारत में सभ्यताओं की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जहां से सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी वहां पे हम प्रागैतिहासिक को एंड कर देंगे। तो भारत में प्रागैतिहासिक सभ्यता के बाद में या प्रागैतिहासिक काल के बाद में सबसे प्राचीनतम सभ्यता रही है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देखते हैं तो कहीं पे उसका समय आता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, कहीं से 3000 ईसा पूर्व, कहीं से 3200 ईसा पूर्व। तो एक एवरेज समय हम ले लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3000 ईसा पूर्व रहा है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3000 ईसा पूर्व में आ चुकी थी। तो इसका मतलब है 3000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल भी समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो 5000 ईसा पूर्व में समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो सही बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो हम देखते हैं तो यूरोपियन इतिहास जो आएगा, यूरोपियन जो आपका होता है प्रागैतिहासिक, वो 5000 ईसा पूर्व में प्राचीन हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम 5000 में समाप्त कर देंगे तो हमें सभ्यता भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की जो सभ्यता रही है सुमेरियन सभ्यता, वो 4000, 3000, 4000, 5000 ईसा पूर्व प्राचीन थी, इसलिए वहां पे तो हमने 5000 ईसा पूर्व कर दिया। लेकिन भारत की जब हम बात करेंगे तो इसका एंड हमें 3000 ईसा पूर्व पे करना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि 3000 ईसा पूर्व से ही आपकी सभ्यता स्टार्ट होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम बात करते हैं कि भारत में जो चित्रकला या कला का प्रारंभ हुआ है नवपाषाण काल से हुआ, तो अगर कला का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ है तो हमने मान लिया कि भारत में कला का प्रारंभ हुआ होगा 3000 ईसा पूर्व में। तो अगर 3000 ईसा पूर्व को हम रखते हैं तो भारतीय कला कितने वर्ष प्राचीन, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर यूरोपियन कला देखेंगे तो क्या आएगा, भारतीय कला क्या आएगा, दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। लेकिन हम यहाँ पे भारतीय कला की बात कर रहे हैं, तो ये कला कितने वर्ष प्राचीन होगी, तो बस देख लीजिएगा कि हमने एक स्केल खींचा कि क्या होता है 1 ईस्वी से आपका स्टार्ट होता है, ईसा के जन्म से बाद में आपका ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। तो 1 ईस्वी से लेकर अब हम कहाँ पे चल रहे हैं, तो इस समय हम 2021 में चल रहे हैं। तो हम 2021 को हटा दें, 21 हटा देते हैं क्योंकि अभी हम पूरे दशक में नहीं आए हैं, तो हम केवल 2000 को ही रखते हैं। 2000 या हम 2021 भी लिख सकते हैं। तो ये 2000 क्या हुआ, 1 से लेकर 2000 तो हो गया पूरा, इससे कोई मतलब नहीं। और प्लस क्या है 3000 ईसा पूर्व, मतलब 1 ईस्वी से 3000 साल पहले। तो हमने मान लिया 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, तो ये आपका कितना हो गया 3000 वर्ष पहले या 3000 ईसा पूर्व हो गया। तो क्या होगा 1 ईस्वी के 3000 साल पहले और 2000 साल बाद, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 3000 और प्लस 2000 को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 5000, 5021 आ जाएगा। लेकिन हम 5000 ही लिखते हैं
क्योंकि एक एक साल तो आएगा नहीं आपका, सीधे दशक में आएगा। तो भारतीय कला कितने वर्ष प्राचीन है? तो 5,000 वर्ष प्राचीन। बिल्कुल इसको क्लियर रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आएगा भी। बस इतना करना है कि भारत में जहां से सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी, प्रागैतिहासिक का एंड हुआ, हमने वही समय रख लिया। उसके बाद में अभी क्या चल रहा है, तो 2021 या 2000, तो 3000 और प्लस 2000 ईस्वी। ईसा, अभी ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व कभी हो कि अगर ईसा पूर्व का समय हो और दूसरा समय ईस्वी का हो, तो ये समय जो होगा प्लस हो जाएगा, वो साल जो होंगे जुड़ जाएंगे। लेकिन जब ईस्वी और ईस्वी हो तो ये समय माइनस हो जाएगा, तब टोटल ईयर निकलेगा। यहाँ पर ईसा पूर्व अगर ईस्वी है तो टाइमिंग प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हुआ है कि 3000 ईसा पूर्व था, इसका मतलब एक ईस्वी से 3000 साल पहले की बात थी, प्लस 2000 ईस्वी चल रहा है तो प्लस हो गया, तभी 5000 आया। तो भारतीय कला कितने वर्ष प्राचीन है? तो भारतीय कला 5000 वर्ष प्राचीन है। भारतीय कला 5000 वर्ष प्राचीन है, 5000 वर्ष प्राचीन है। अब इसके बाद जैसे हम बात करते हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन में 5000 इंट कर देते हैं तो 2000 और ऐड हो जाएगा, तो यूरोपियन कला इतिहास जो होगा वो आपका 7000 ईसा पूर्व, 7000 प्राचीन हो जाएगा। ईसा पूर्व लिखने की जरूरत नहीं है, 7000 वर्ष और 5000 वर्ष। तो भारतीय कला 5000 वर्ष प्राचीन है। अब हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो बात कर ली कि समय काल भी हो गया, हमने भारतीय कला इतिहास का समय भी निकाल लिया कि कितने वर्ष प्राचीन रही होगी। अब हम आ जाते हैं कि क्या किस काल में क्या हुआ है, कि पूरा पाषाण काल जैसे रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, मध्य पाषाण काल जो रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, और नव पाषाण काल में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं क्या आता है कि पूरा पाषाण काल जो आपका रहा है, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ, आग की खोज हुई। आग की खोज मतलब सबसे प्राचीनतम जो खोज रही है, आग की खोज यहाँ पे हो गई। और सबको पता है कि क्या हुआ था, मानव पत्थर फेंक रहा था, आदिमानव जो था वन मनुष्य, और पत्थर पे पत्थर टकराया, आग लग गई, तो वहां से विकास हो गया। उसके बाद क्या आता है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है, खोज में कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका प्राचीनतम निवास, जो मानव का प्राचीनतम निवास था, मानव का प्राचीन निवास क्या था, प्राचीन निवास, तो ये था दक्षिण भारत। भारत में दक्षिण भारत के अंतर्गत सबसे पहले बेल्लारी क्षेत्र आया है, जहां पर मानव की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो सबसे प्राचीनतम मानव निवास स्थान वही मान लिया गया। वैसे तो कई विद्वानों के अनुसार कुछ और मिलेगा, कई कुड़ापा क्षेत्र वगैरह को मानते हैं, लेकिन सिर्फ दक्षिण भारत आपको ध्यान रखना है कि मानव का प्राचीन निवास क्या था, दक्षिण भारत। और इस प्रकार का जो मानव था इस काल का क्या करता था, अपने भोजन की आपूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। किससे करता था, पत्थरों से करता था। तो जिस पत्थर का वो यूज करता था वो होता था क्वार्टिजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर होता था, तो वो पत्थर था क्वार्टिजाइट पत्थर। इसीलिए इस काल के मानव को भी क्वार्टिजाइट मानव कहा जाने लगा, क्वार्टिजाइट मानव कहा जाने लगा था। किस लिए कहा गया था, क्योंकि क्वार्टिजाइट पत्थर का यूज करता था। बस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपको इतना ही मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। तो मध्य पाषाण में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मानव जो था वो भद्दे औजार यूज करता था। कैसा भी पत्थर है उसको मार के जानवर, तो क्या होता था यहाँ पर मनुष्यों को भी जानवरों से कई बार हानि उठानी पड़ती थी, कई बार मनुष्यों को चोट भी लगती थी, मृत्यु भी हो जाती थी। तो यहाँ पे वही हुआ था कि यहाँ पे जो भद्दे औजार थे उनको थोड़ा सुगठित बनाया गया, थोड़ा सा नुकीला औजार बनाया गया, नुकीले बनाए गए। तो छोटे एवं नुकीले आकार के जो औजार थे, छोटे एवं नुकीले औजार जो थे, नुकीले औजार कहाँ पे थे, छोटे एवं नुकीले औजार जो थे उनको कहा गया है माइकेलिक्स। तो ध्यान रखिएगा, माइकेलिक्स शब्द जो है छोटे एवं नुकीले औजारों से संबंधित है, जो आपका मध्यकाल से रिलेटेड है। इसको ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो ये आपको छोटे एवं नुकीले औजार जो आए हैं ये मध्य पाषाण काल में आए हैं, जिसको हम माइकेलिक्स कहते हैं। तो बस इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हुआ। बाकी नव पाषाण काल में जितनी भी चीजें रही हैं, चाहे वो कला का प्रारंभ हो, चाहे बस्तियां बसा के रहना, मतलब मानव थोड़ा सुदृढ़ हो गया, कम्युनिकेशन स्किल उसका बढ़ गया। तो क्या होता था, सबसे पहले तो उसने क्या था, कृषि का आविष्कार किया, कृषि का प्रयोग किया या कृषि का आविष्कार किया नवपाषाण काल में। बस्तियां बसाई, बस्तियों में रहने लगा, बस्तियां बसाई या बस्तियां में रहने लगा। पशुपालन करने लगा, पशुपालन, पहिए का आविष्कार कर दिया, कृषि का आविष्कार तो हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि हम कला के विद्यार्थी हैं तो कला का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सारे जो थे दैनिक आमूल। अब क्या होता है कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा तो यहाँ तक विकसित हो चुका था, तो बचा मकान। मकान नवपाषाण काल में आएगा, तभी उसकी जो आगे की इच्छा होगी वो मनोरंजन होगी। तो कला को उसने क्या किया था, अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए कला को प्रयोग किया था, कला का प्रयोग किया। तो ये नवपाषाण काल हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, क्योंकि अब हमने तो पढ़ लिया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल क्या है। अब यहाँ से हमें ये तो नहीं पता चला कि यहाँ पे कौन से स्थान जो हैं उनकी खोज क्यों हुई है, कला के क्षेत्र में खोज क्या रही है।
ठीक है। तो इसके पश्चात हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की खोजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमें खोज से पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि भारत में, क्योंकि बिना पुरातत्व विभाग के कोई खोजें होंगी नहीं, तो सबसे पहले पुरातत्व विभाग को हमें स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि ASI जो रहा है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो उसे स्थापित करना पड़ेगा। तो क्या आया 1861 में ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया इसी को कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। और किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी, जिनको हम पुरातत्व का पितामह भी कहते हैं। तो यही कनिंघम जो आए, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी, और इनको कहते क्या है? तो कहते हैं पुरातत्व का पितामह, पुरातत्व का पितामह कहते हैं। और ये जो कनिंघम रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 1814 में। ठीक है, ध्यान रखना कि जन्म इनका कब हुआ था? 1814 में। एक क्वेश्चन भी 2014 में नेट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा भारतीय या कौन सा कला रहा है, कला पुरातत्ववेत्ता जिसकी जन्म शती इस वर्ष मनाएगी। तो 2014 का क्वेश्चन था। तो इनकी द्वितीय जन्म शती हुई, मतलब एक जन्म शती हो गई 1914 में, दूसरी हो गई 2014 में। अब जो आएगी तो इसके बाद में आएगी, इसके बाद में 2114 करके आएगी। तो यहाँ पे क्या आया, ये सबसे पहले जन्म ध्यान रखिएगा। तो पुरातत्व का पितामह या पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना उन्होंने 1861 में कर दी। तो अभी भी रिसर्च स्टार्ट नहीं हुआ है। 1863 में इसने अनुसंधान स्टार्ट हुआ है। सब जो आपकी संस्था रही है, अनुसंधान की शुरुआत जो हुई है, अनुसंधान का प्रारंभ जो हुआ है वो 1863 में हुआ। इसके पहले अब इतना ध्यान रखना है कि इस टाइम के पहले में भारत में कहीं पे भी कोई रिसर्च नहीं होगा। बस ये डेट याद रखिए कि 1863 से पहले भारत में कोई रिसर्च स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कभी भी समस्या अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि 63 से पहले के होंगे, वहां से तो होगा नहीं। तो 1863 से ही रिसर्च स्टार्ट होगा। जो आपका विभाग बना आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ASI भी कहते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग भी कहते हैं, जिसके संस्थापक कनिंघम थे, वो जो आया है वो पितामह भी बने पुरातत्व के, इसीलिए क्योंकि उन्होंने स्थापित किया है। तो 1863 में विभाग आ गया और 1863 में रिसर्च आ गया स्टार्ट। तो पहला रिसर्च कहाँ हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है कि पाषाण कालीन सर्वप्रथम अनुसंधान कहाँ पे हुआ। तो जब हम अनुसंधान की बात करेंगे, कुछ खोजों की बात करेंगे, सारा चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, इसलिए कुछ खोजों की हम बात करेंगे कि खोज जो आपकी रही है, प्रागैतिहासिक खोजें, पूरा पाषाण कालीन खोजें जो आई हैं, केवल पाषाण कालीन लिखेगा, पाषाण कालीन अनुसंधान या खोजें लिख सकते हैं। पाषाण कालीन अनुसंधान की हम बात करेंगे तो कौन कौन सी अनुसंधान आपके हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, 1863 आपको बताया गया कि 1863 से खोजें स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले कोई खोज भारत में नहीं हुई है। तो 1863 में क्या हुआ कि एक जो आपके रहे मद्रास के पल्लावरम में, मद्रास के पल्लावरम में, मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर एक विद्वान थे ब्रूसफुट। ब्रूसफुट विद्वान ने क्या किया था कि प्रस्तर के औजार खोजे थे, प्रस्तर के औजार खोजे थे, औजार खोजे। तो कब खोजे, तो 1863 में मद्रास के पल्लावरम में ब्रूसफुट विद्वान जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्रस्तर के औजार खोजे, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और यही क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम प्रस्तर के औजार या पत्थर के औजार कब खोजे गए, कहाँ खोजे गए, या पाषाण कालीन अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था। तो वहां पे नाम आता है ब्रूसफुट का। जो ब्रूसफुट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी मद्रास के पल्लावरम में, प्रस्तर के यानी कि पत्थर के औजार सबसे पहले खोजे थे। तो ये तो पहली खोज हो गई, प्रथम हो गई, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके पश्चात और क्या हुआ, तो 1863 में तो खोज हो गई, उसके बाद में एक खोज हुई है, सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से देखिए, 1865 में एक खोज हुई है जो कि है एचवी वाई ने, एचवी वाई भी कहते हैं, एचवी पाई भी कहते हैं। इन्होंने, ये व्यक्ति रहे, इन्होंने खोज की है गोदावरी के पैथान स्थान पर, गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी का नाम है, गोदावरी नदी के किनारे किस स्थान पर, तो एक पैथान स्थान है जिसको पैठण या पैथान कहते हैं। तो पैथान स्थान पर इन्होंने खोज की थी, और किसकी, तो एक फासिल, फासिल कहते हैं जीवाश्म को, फासिल या जीवाश्म की खोज इन्होंने की थी। तो कब की थी, तो सबसे पहले जीवाश्म की खोज हुई है 1865 में। किसने की, एचवी पाई ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर फासिल या जीवाश्म की प्राप्त की। तो 1865 भी खोज हो गई। अब इसके बाद क्या रहेगा, और भी खोजें रही हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें हैं, लेकिन अब सबसे पहले अभी तक हमने शिला चित्र की बात नहीं की, क्योंकि कला की तो बात हो ही नहीं है, फासिल मिला, औजार मिले, तो कला से संबंधित तो है नहीं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो आया है, यानी कि कला की खोज जो हुई है, कहाँ पे हुई है, तो सर्वप्रथम 1880 में, 1880 में मिर्जापुर की
मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में, मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में दो व्यक्ति रहे। मिर्जापुर की सर्वप्रथम जो आया 1880 में मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में शिलाश्रयों की खोज हुई, शिलाश्रयों की खोज हुई और किसने की, तो यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं क्योंकि सबसे पहले शिलाश्रय यही रहे। इससे पहले क्या आता है कि भारत के सबसे प्राचीनतम गुफा चित्र या शिलाश्रय इसी को कहते हैं कि कहाँ पे मिले, तो यहाँ पे मिर्जापुर में मिलेंगे सबसे पहले, उससे पहले कहीं नहीं, क्योंकि उसके पहले तो बहुत सारी चीजें आपके सामने। लेकिन पूरे यूरोप में जब बात करेंगे, पूरे भारत में बात करेंगे तो 1879 में अल्तामिरा में हो गई थी। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम चित्र जो मिलते हैं आपको वो अल्तामिरा स्पेन में मिलते हैं और भारत के सबसे प्राचीनतम जो मिलते हैं मिर्जापुर में मिलते हैं। तो यहाँ पे 1880 में मिर्जापुर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्तामिरा की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 1880 ईस्वी में कैमूर पहाड़ियों में शिलाश्रयों की खोज की। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक शिलाश्रय खोजे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन की किसने थी, तो 1880 में आर्चीवाम कार्लाइल एवं जॉन काकबर्न जो थे, इन्होंने इन शिला चित्रों की खोज की थी सबसे पहले। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता भी यही माने जाएंगे कि सर्वप्रथम भारत में शिलाश्रयों की खोज या शिला चित्रों की खोज या भारत में सबसे पहले चित्रों की खोज किसने की, तो वहां पे नाम जो आएगा आर्चीवाम कार्लाइल और जॉन काकबर्न दोनों रहे हैं, जिन्होंने 1880 में मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज की। तो पहले शिलाश्रय यही रहे। उसके बाद तो बहुत खोजें आई कि जैसे क्या हुआ, 1892 में दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र खोजे गए हैं। दक्षिण भारत में क्या क्या खोजा गया है, तो दक्षिण भारत में एक बेल्लारी रहा है, बेल्लारी, और उसके बाद 1901 में आया है एक वायनाड के एडकल जो केरल में पड़ता है, वायनाड के एडकल सॉरी, ये आपका वायनाड के एडकल जो है ये वर्तमान में केरल में, पहले ये तमिलनाडु में था, वर्तमान में केरल में है। तो वायनाड के एडकल की खोज जो हुई है 1892 में बेल्लारी की हुई है जो कर्नाटक में रहा है। इन दोनों क्षेत्रों की खोज जो की है वो एफ फासेट एक व्यक्ति रहे हैं, एफ फासेट, इन्होंने कर दी थी, ठीक है, एफ फासेट ने की है। उसके पश्चात क्या आया कि एफ फासेट ने तो दक्षिण भारत में क्षेत्रों की खोज कर दी 1892 में बेल्लारी की कर्नाटक में जो है, 1901 में वायनाड के एडकल की जो केरल में है। उसके पश्चात क्या आया, अन्य खोजों में क्या आता है, तो 1907 ईस्वी में बांदा के अंतर्गत, मिर्जापुर का ही उत्तर प्रदेश का ही बांदा क्षेत्र आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दो क्षेत्र फेमस रहते हैं, एक तो मिर्जापुर, दूसरा बांदा। तो 1907 में बांदा के शिला चित्रों की खोज की थी सबसे पहले, जो आते हैं सीए सिल्वेराड पांचाल जो रहे हैं, सीए सिल्वेराड पांचाल, इन्होंने सबसे पहले बांदा के शिला चित्रों की खोज कर दी 1907 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे विद्वान आए हैं, किसी ने हथौड़ी की खोज की है, किसी ने अन्य औजारों की खोज की है, किसी ने वहाँ पे शिला चित्र अन्य क्षेत्र खोजे, किसी ने मध्य प्रदेश के मोरेना में खोजे। तो वो सारी खोजें जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं उसके अंतर्गत। तो इसके पश्चात जो आपका आएगा, तो अब इसके बाद क्षेत्रों की हम बात करेंगे। अब इसके पश्चात क्या आएगा, वो हम पूरा प्रागैतिहासिक कालीन जो क्षेत्र आएंगे चित्रों के लिए उनकी बात करेंगे। तो क्षेत्रों के बारे में हम वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे, उसके बारे में आप लोग वेट करिएगा। और सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि आगे की वीडियोज के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच जो हैं, जो हम यहाँ पे कानपुर में एक दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट है आपका, दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट देख लीजिएगा, दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट जो आपका है, ठीक है, ये परेड कानपुर में पड़ता है, परेड चौराहा कानपुर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन भी बैच, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और किस लिए, किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा टीजीटी पीजीटी जो यूपी के हैं, टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, ठीक है, और नेट जेआरएफ और उत्तराखंड एलटी जो आपका होता है, उत्तराखंड एलटी और ये स्टेट, ठीक, इन सब के जो आपके रहे, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो कंप्लीट सिलेबस जो आपका रहेगा उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी से है, और लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए अगर किसी को बैच ज्वाइन करना हो कोई बाध्यता नहीं है। बाकी आपका वीडियो यहाँ तो अपलोड होता रहेगा, यहाँ से आप आराम से नॉलेज ले सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो हमारा नंबर यहाँ पे नोट है, देख लीजिएगा, 8601083807, और नाम है आदेश गुरुकुल, या आदेश कुमार के नाम से जानते हैं, आदेश गुरुकुल तो आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है, चैनल का आपका नाम का रहा है। तो 8601083807 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को बैच ज्वाइन करना हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करना हो तो 10 फरवरी से पहले कांटेक्ट कर सकता है,
ठीक, बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी सी नॉलेज आपको देती जाती रहेगी। अगर कहीं पे कोई त्रुटि होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कैसा नॉलेज आपको इससे मिलता है, क्या आपको इससे फायदे हुए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट का प्रागैतिहासिक का। धन्यवाद।